हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके हिंदी एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी ऑलमोस्ट कई क्लासेस हो चुकी है। रिमेनिंग क्लास अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। Now next question is UNFCCC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन का निपटारा, ऑप्शन सी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नाउ राइट आंसर इज जलवायु परिवर्तन से निपटना। ओके, यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ है UNFCC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इट इज़ अ फुल फॉर्म। का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और इसकी गति को धीमा करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत क्या गतिविधियां निषिद्ध होती है? ऑप्शन ए केवल शिकार, ऑप्शन बी वनस्पति की कटाई, ऑप्शन सी A&P, ऑप्शन डी खेती। ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं वो क्या करते हैं? वो केवल शिकार और वनस्पति की कटाई, ये दोनों से यानी कि दोनों इसमें निषेध होते हैं। ठीक है, आप किसी भी राष्ट्रीय पार्क में जाके शिकार नहीं कर सकते और वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनकी कटाई नहीं कर सकते। यदि आप कटाई करते हैं तो ये जुर्म होता है और इसके अंतर्गत आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शन ए वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता, ऑप्शन सी ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ऑप्शन डी औद्योगिकरण को नियंत्रण करना। ठीक है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें क्या आता है? ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ओके, क्या है जो मॉन्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसमें क्या होगा? ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो प्रदूषण और इसके कारण होने वाले नुकसान से बचाव करता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक समझौता या एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत आप अपने जो देश है इसमें इतनी खराब गतिविधि नहीं कर सकते या इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकते, स्पेशली वायु प्रदूषण कि ओजोन परत को इफ़ेक्ट पड़े। क्योंकि यदि ओजोन परत ख़राब हो गई या फिर उसमें प्रॉब्लम आई तो सभी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जिनको ओजोन परत रोक के रखती है, वो सीधे नीचे आ जाएगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए एक समझौता हुआ, उस समझौते को क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? ऑप्शन ए किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शिकार, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। ओके, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव जो संसाधनों का उपयोग और प्रदूषण पैदा करता है। ओके, क्या है ये? जो हमारे जितने भी वन्य जीव है, पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि सभी लोग मिलके वन्य जीव, वहाँ पे रहने वाली वनस्पतियाँ, ये सारे लोग मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब इस पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारी मानवीय गतिविधियाँ होती है, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे? जानवरों का शिकार करेंगे, वनस्पतियों का शोधन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण फैलता है और जो पारिस्थितिक तंत्र में है अनबैलेंस आता है। ठीक है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोवाइड घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है,
ऑप्शन ए प्राचीन मानव प्रजातियां, ऑप्शन बी जंगली पशु, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। नाउ राइट आंसर इज प्राचीन मानव प्रजातियां। ठीक है, जो एल्डोवाइड घाटियां है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, और यह प्राचीन मानव प्रजातियों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी WWF, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। ओके, तो क्या है, तो ये सूची कौन तैयार करता है? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तैयार की जाती है। अब यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके तहत क्या है, जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर होती है इनको सील की जाती है। आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और आप इनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इनकी परमिशन के बिना। ओके, ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करके रखी जाती है। अभी देखिए हमारे यहाँ जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, जो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को द्वारा यानी कि सर्टिफाइड है कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बिना, और आप यहाँ से कुछ भी उठा नहीं सकते, यहाँ पे कुछ भी रख नहीं सकते। ये हमारी धरोहर के रूप में हमेशा रहेंगे। वो उसी हिसाब से और किस किस चीज़ों को यूनेस्को ने प्रोटेक्ट किया है? ताजमहल को प्रोटेक्ट किया है, कुतुब मीनार को, जो यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में फेमस चीज़ें हैं ना, इनको प्रोटेक्ट करके रखा है किसने? यूनेस्को ने। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और जितनी भी इन्होंने सूची तैयार करके रखी है उनको भी आप देखिए, जो भी जितने भी जंगल्स हैं, मैंने यहाँ पे कम से कम कुछ जंगल्स और कुछ ऐसी यानी कि स्थान हैं जिनको यूनेस्को की सूची में जगह मिल चुकी है, उनके बारे में मैंने काफ़ी बार बता चुका है। तो कुछ हमारे क्लासिकल कल्चर है, कुछ डांस है, कुछ जगह है, इन सबको यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। तो आप उनको स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी संजय गांधी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ राइट आंसर इज कान्हा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है? जो कान्हा किस लिए नेशनल पार्क है, जिसको कान्हा नेशनल पार्क बोला जाता है, ये कहाँ पे है? भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों का घर है। ठीक है, क्या है? बाघों का घर है। अब इसके बाद में देखिए जो इसमें दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? इंडिया का सबसे पहला नेशनल का पार्क है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसके लिए जाना जाता है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्रचुर जैविक विविधता, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी ठंडे मौसम, ऑप्शन डी किसी भी वन्य जीवों की अनुपस्थिति। नाउ राइट आंसर इज प्रचुर जैव विविधता। ओके, जो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसमें क्या होंगे? आपको प्रचुर जैव विविधता देखने को मिलेगी, जिसमें सैकड़ों प्रजातियां एक साथ रहती है। अब देखिए अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं हम, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। आप यदि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही बोल रही हूँ कि यदि कोई भी वहाँ रिसर्च करने जाता है तो वहाँ पे इतनी प्रजातियाँ हैं कि रिसर्च करते करते वो थक जाएगा। अभी भी अमेजन के जो जंगल है वो कई
रहस्यों से ओत-पोत है, जिसका कई रहस्य ऐसे हैं जिनको अभी भी उजागर नहीं किया जा सका है। अभी भी वहाँ पे यदि रिसर्च चल ही रही है। अभी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो सुलझाए नहीं गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांग और वायुमंडल प्रदूषण वन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी वन्य जीवों की संख्या में कमी, ऑप्शन सी वन्य जीवों की संख्या में सुधारना, ऑप्शन डी किसी भी प्रभाव का ना होना। ओके, तो क्या होगा इसमें? वन्य जीवों की संख्या में कमी। ओके, जो क्या है आप स्ट्रॉन्ग और वायुमंडलीय प्रदूषण वन्य जीवों की संख्या में कमी कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य और प्राकृतिक आवासों को प्रभावित करते हैं। ओके, यदि हमारी जलवायु सही नहीं होगी तो क्या होगा? जो जितनी भी प्रजातियां हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जलवायु का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि जलवायु हमारे जीने के अनुकूल नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। नाउ राइट आंसर इज 1961। ओके, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्रों को बचाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस पक्षी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए समुद्र की गहराई, ऑप्शन बी विशाल आकार और लंबी टांगों के लिए, ऑप्शन सी आकार में छोटे होते हैं, ऑप्शन डी शिकार के लिए। ठीक है, जो सारस पक्षी है वो किसके लिए है? विशाल आकार और लंबी टांगों के लिए। ओके, जो सारस पक्षी अपने विशाल आकार और लंबी टांगों के लिए प्रसिद्ध है, जो ज़्यादातर अर्ध भूमि और झीलों के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आवास स्थान आपको कहाँ मिलेगा? झीलों के पास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी भारतीय गेंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी तेंदुआ। नाउ राइट आंसर इज भारतीय गेंडा। ओके, जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। और यह भारतीय गेंडा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, स्पेशली कौन से? एक सींग वाले गेंडे की प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भालू के प्रकार कौन से होते हैं? ऑप्शन ए बर्फीले भालू, ऑप्शन बी काले भालू, ऑप्शन सी भूरे भालू, ऑप्शन डी सभी। तो ये क्या है? ये सभी कई प्रकार के भालू होते हैं, जो बर्फीले भालू, काले भालू, भूरे भालू, ये सारी प्रजातियां हैं जो भालू में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी हाथी। नाउ राइट आंसर इज पांडा। ओके, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह एक पांडा है, जो वन्य जीवों के संरक्षण का प्रतीक है। ओके, देखिए इसको याद रखिएगा, ये प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है तो प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ऑप्शन ए वन्य जीवों का शिकार करना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अभियानों का संचालन करना, ऑप्शन सी औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी शहरीकरण में मदद। नाउ राइट आंसर इज पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अभियानों का संचालन करना। ओके, जो ग्रीन पीस है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन है जो पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अभियानों को संचालन करते हैं, जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल वन्यजीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करना, ऑप्शन डी औद्योगिकी विकास। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको डिटेल में बताया था कि यूनेस्को का क्या काम है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। ठीक है,
क्या है? यूनेस्को का उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करना और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मान्यता प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बेल्ट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के लिए आवास का निर्माण करना, ऑप्शन सी जंगलों का घेरा बनाना, ऑप्शन डी प्रदूषण बढ़ाना। नाउ राइट आंसर इज जंगलों का घेरा बनाना। ठीक है, ग्रीन बेल्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके बारे में हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो शहरों के आजू बाजू जो है ग्रीनरी लगा करके एक घेरा सा तैयार करना जिससे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके, वही क्या कहलाता है? ग्रीन बेल्ट कहलाता है। ठीक है, कोई शहर है उसके आजू बाजू बहुत सारे जंगल लगाना या पेड़ पौधे लगाना, ताकि क्या है कि शहर को फ्रेश एयर मिल सके और शहर जो है वो वहाँ पे प्रदूषण ना हो, तो यही ग्रीन बेल्ट कहलाता है। ओके, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य क्या कारण है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत, ऑप्शन बी मानवीय गतिविधियाँ, ऑप्शन सी वायुमंडलीय परिवर्तन, ऑप्शन डी शहरीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मानवीय गतिविधियाँ। ओके, जो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ जैसे औद्योगिकरण, परिवहन और वन्य जीवों का शिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में कौन सा संगठन जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी UN, ऑप्शन डी सभी। तो ये क्या होगा? सभी आंसर आएगा। जो लुप्त प्राय प्रजाति है उनके बारे में जो जानकारी एकत्रित करते हैं वो कौन करता है? IUCN, WWF और UN, ये सभी लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनका संरक्षण करने का काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों के संरक्षण के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी टाइगर प्रोजेक्ट अभियान, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन डी सेव द टाइगर। नाउ राइट आंसर इज प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, जो भारत सरकार ने क्या किया था? बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया था जिसका क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें क्या हुआ था कि बाघों को संरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाने पे काम करना था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप कौन से प्रभाव होते हैं? ऑप्शन ए जंगलों की बहाली, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र का नष्ट होना, ऑप्शन सी शिकार की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र का नष्ट होना। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, बाढ़ और जंगलों की आग पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर सकती है और वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या बढ़ना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन सी प्रदूषण में कमी, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, क्या है? स्मॉग का वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य में प्रभावित करते हैं और उनकी संख्या में कमी का कारण बन सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां का वन्य जीवों और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए प्रजातियों की वृद्धि, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, ऑप्शन सी वन्य जीवों का शिकार, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा? सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हम लोगों ने, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार, जंगलों की कटाई, प्रदूषण वन्य जीवों और जंगलों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो ये बात तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी शहरीकरण और जंगलों की अतिक्रांति, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी सभी। तो क्या होगा? ये सभी। ठीक है, जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, जो क्या होता है जंगलों की क्षति का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी वनस्पति की अति कटाई, ऑप्शन डी कोई खतरा नहीं। ओके, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वनस्पति की अति कटाई। ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा खतरा वनस्पति की अति कटाई है, जो इन जंगलों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है या खतरा डालती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एक की संख्या में कमी दूसरे की जो लाइफ है उस पर प्रभाव डाल सकती है, और एक की संख्या में वृद्धि दूसरे का जीवन नष्ट कर सकती है। तो यदि किसी का भी अनबैलेंस हुआ, चाहे पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ है या मानव जाति कम हुई तो भी दिक्कत है, और मानव जाति ज़्यादा हुई और पेड़ पौधे कम हुए तो भी दिक्कत है। तो इन सब का जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो बदले में 5 पेड़ लगाइए, ताकि 2 पेड़ तो सक्सेस होंगे। 3 पेड़ यदि मर भी गए तो 2 पेड़ सक्सेस होंगे। तो आपको बताइए, एक के बदले में 2 पेड़ मिल रहे हैं। तो यदि आप एक पेड़ तभी काटिए जब आप उसकी जगह 2 नए पेड़ लगाने की क्षमता रखते हो। अदरवाइज वनों को मत छेड़िए। क्यों नहीं छेड़ना है? क्योंकि वो वन है तो हम हैं, यदि वन नहीं है तो हम नहीं हैं, जंगली जानवर नहीं है, हमारे लिए जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो विलुप्त हो जाएंगे। तो जो हम लोगों को क्या करना है कि अब खुद तो अब बेटर से बेस्ट बनते जाना है। साथ में अपनी जो सभ्यता है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको भी संरक्षित करके रखना है। क्योंकि हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ छोड़ के जाए। ठीक है, हम अपने लिए उतना ही उचित उपयोग करें जितने की हमको ज़रूरत है। हमको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसे तो जनरल नॉलेज की भी दृष्टि से, बल्कि हमारे जो पर्सनली भी जो हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल के आए हैं जिनको आपको लर्न ही करना है। जैसे यूनिसेफ हो गया, WWF हो गया, यूनेस्को हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, और कौन सी संस्था क्या करती है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, जो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे। तो आपको यदि इन सब चीज़ों को लर्न करना है तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे, जो हमने ऑलरेडी कई क्लासेस ले चुके, कई टॉपिक क्लियर कर चुके। यदि आप प्रीवियस क्लास को जाके देखते हैं तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। मैंने जीके में सारे जितनी भी पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, लोकगीत हैं, सारे टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके देखिए उनको। आई होप आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल जो क्लासेस है तैयार करने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।